माई सेल्फ भरत पवार, टीम वशिष्ठ। आज मैं आपको जिनसे परिचय करने लाया हूँ, वशिष्ठ परिवार की बेटी, पूना गांव में इनका रहना है और गवर्नमेंट स्कूल 10th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके आज आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी बॉम्बे हर बच्चे का सपना होता है। जो बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में जाता है उसकी ड्रीम कॉलेज होती है कि वो आईआईटी बॉम्बे में जाए और वहां से अपने करियर को परस्यू करे। तो आज ऐसी ही एक लाडली बेटी से आपसे मिलाने आया हूँ। तो मिलते हैं कैसे एक गवर्नमेंट स्कूल से सफर शुरू हुआ और आज आईआईटी बॉम्बे तक का सफर। तो शुरुआत करते हैं। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हेलो सर। मैत्री बेटा, थोड़ा सा अपना परिचय दो और हमारे जितने व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, आपका पृष्ठभूमि के बारे में, अपना थोड़ा सा नेटिव और फैमिली के बारे में हमारे सभी व्यूअर्स को बताओ। हेलो एवरीवन, मैं मैत्री साकरिया और मैंने श्री वशिष्ठ विद्यालय में से अपनी 11th-12th कंप्लीट की है और मैं अभी सूरत में पूना गांव विस्तार में से आती हूँ और 10th तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में से तैयारी की थी और अभी वशिष्ठ में से तैयारी करके अभी मैं आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं वहाँ पे अपनी स्टडी आगे की परस्यू करूँगी। अच्छा बेटा, आईआईटी बॉम्बे मिलना और इवन आईआईटी मिलना एक बच्चे के लिए ड्रीम होता है। तो कैसा लगा जब आपको पता चला कि अब फाइनली आप आईआईटी बॉम्बे में सेलेक्ट हुआ है? वो मतलब सिचुएशन हम बयां नहीं कर सकते कि वो जो पॉइंट होता है जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो एक कंफ्यूजन तो माइंड में रहता ही है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब जब जोसा का फर्स्ट रिजल्ट आया कि हाँ अब मुझे आईआईटी मिला है, तो वो मतलब वो जो खुशी थी वो हम बयां भी नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट लेवल था। इसमें आपके बहुत सारे कलीग हैं जिनको आईआईटी बॉम्बे भी मिली है और हो सकता है उनको दूसरी टॉप आईआईटीज भी मिली है। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि इस पूरे 2 साल की जर्नी के दौरान आप जब 10th क्लास के अंदर आपने जब अपना बोर्ड एग्जाम दिया और बोर्ड में आपके क्या स्कोर थे और आपके सामने पहला प्रश्न था कि मुझे साइंस लेनी है और मुझे मैथमेटिक्स लेनी है, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? थोड़ा इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? या जरूर। मैं जब 10th में थी तब हमारे एक सर थे, मैथ्स के सर थे, उन्होंने मतलब मेरी बेंचेस पे लिख दिया था कि तुम्हें आईआईटी बॉम्बे क्लियर करना है। तो तब से मेरे माइंड में वो आ गया था पॉइंट कि हाँ मुझे आईआईटी बॉम्बे क्लियर करना है या जेईई क्लियर करना है। और उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी मतलब उसके बारे में देखती गई, मोटिवेशन लेती गई कि क्या है आईआईटी बॉम्बे। और उसके बाद जब 10th का बोर्ड की एग्जाम खत्म हुई उसके बाद ही मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अपने हिसाब से ऑनलाइन स्टार्ट कर दी थी। पर फिर हमारे टीचर्स ने बताया कि नहीं, आपको मतलब ऑफलाइन या फिर कोई स्कूल ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में आप मतलब पूरी 2 साल की जर्नी में आप थक जाओगे। आप मतलब आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे, तो उससे आपको मतलब वो जो है वो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अप एंड अप जाते रहोगे। तो उसकी वजह से मैंने बाद में बहुत सारे स्कूल में हमने देखा, सबकी सिस्टम देखी, पर लास्ट में हम वशिष्ठ में गए और उसके सिस्टम ने हमको ज्यादा फैसिनेट किया कि हाँ ये हमारे लिए हमारे गोल को अचीव करने के लिए सही सिस्टम है। और उसके बाद हमने वशिष्ठ में एडमिशन लिया और यही रिजल्ट आपके सामने है। वशिष्ठ का सिस्टम प्रूवन है, ये हम नहीं कह रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। ये एक स्टोरी, सक्सेस स्टोरी एक नहीं है, ऐसी बहुत स्टोरीज बैक टू बैक आने वाली जिनमें इन बच्चों ने मेहनत करके और एक सिस्टम के साथ लगकर सतत 2 साल तक मेहनत करके वो डिसिप्लिन को रखकर आईआईटी तक पहुंचना। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, इनका पहला अटेम्प्ट था और विद 12th आईआईटी में जाना ये हर किसी के लिए सपना रहता है। पर आज मैत्री ने और मेहनत और लगन के साथ काम करके इन्होंने ये सपना सच कर दिखाया है। ये मुमकिन है। ये एक लाइन गढ़ी गई है, वशिष्ठ है तो विश्वास है। ये लाइन क्यों गढ़ी गई है? क्योंकि ये 2 साल का सफर है, एक दिन का सफर नहीं है। कई बार मनोबल कमजोर होता है, कई बार हिम्मत आती है, टूटती है,
पर वशिष्ठ कहता है वशिष्ठ है तो विश्वास है, तो ये कहीं ना कहीं भरोसा बच्चों के अंदर बैठा है। इसी भरोसे के बिहाफ में आज मैत्री ने पहले अटेम्प्ट में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया है। उसके लिए मैत्री और पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैत्री, मेरा अगला क्वेश्चन है कि इस पूरी जर्नी के दौरान आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब पूरी जर्नी में ऐसा नहीं था कि पहले से हमने स्टार्ट किया तो भी हमारे सारे बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हो रहे थे, हमारे मार्क्स बहुत ही अच्छे आ रहे थे। हाँ, शुरू में आ रहे थे, फिर बहुत ही कम हो गए, फिर थोड़े बढ़े, फिर कम हो गए, फिर बढ़े, ऐसा थोड़ा अप डाउन्स चलते रहे। पर लास्ट में जब हमारा सिलेबस खत्म हुआ, हमने सब कुछ क्लियर कर लिया, उसके बाद जो हमारा थोड़ा स्टेबल पॉइंट आया, उसके बाद हमने हमारा जो था प्रोग्रेस स्टार्ट किया। और उसमें हमारे टीचर्स ने भी हमें फुल सपोर्ट किया कि आप कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है पर फिर भी एग्जाम में अधर लोअर स्कोर भी आ सकता है। तो वो सब पॉइंट पे जब सेटनेस आती है तब हमारे पेरेंट्स है, हमारे टीचर्स है, वही हमें मतलब मोटिवेट करते हैं कि आप अब ये करो, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। अभी रिसेंटली बेटा मैं कुछ बच्चों से मिला जो जेडब्ल्यू के ही हैं, और उनमें मैंने एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन किया है कि कुछ बच्चों में होता है कि नहीं सर, मतलब अभी 1-2 महीना हुआ है और उनके मन में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है कि सर नहीं, हमें तो बोर्ड करना है, हमें तो बस बोर्ड ही करना है, जेईई हम बाद में करेंगे। तो क्या लगता है आपने बोर्ड एग्जाम्स और जेडब्ल्यू को आपने कैसे मैनेज किया? मतलब उसमें कुछ ऐसे मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम जो पढ़ रहे हैं, जेईई का भी जो पढ़ रहे हैं, वही अगर सही से पढ़ ले और इसके साथ में एनसीईआरटी को भी थोड़ा, जो हमारे सर बोलते ही है कि आप इस तरह से आप ये पढ़ लेना, तो हम एनसीईआरटी को साथ में केमिस्ट्री में ब्रीफिंग करते रहे और हम जो पढ़ रहे वही अगर सही से हमने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर ले, तो हम बोर्ड के एग्जाम में भी मतलब इतना टफ नहीं है। हमने सिर्फ हमारा जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ, उसके बाद ही बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वो भी अराउंड 10 to 15 डेज में हमने बोर्ड्स की प्रिपरेशन की थी। I interrupt you, important point, just 10 to 15 days। मतलब फिर भी हमारे अराउंड 87% एंड ऑल हमारे सबके आ गए थे, नॉट ओनली मी, मेरे क्लास में जो हम सब प्रिपरेशन कर रहे थे सबके मतलब आराम से अच्छे परसेंटेज आ गए थे। और वैसे क्लियर तो हो ही जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये बच्चों के सिर्फ साइकोलॉजी में बैठा हुआ है कि यार नहीं, ये दोनों चीज साथ नहीं हो सकती, बट इट इज दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग देखना ही नहीं है। भाई देखो, बोर्ड स्टैंडर्ड ये है तो जेईई का लेवल है, तो तुम जा वही रहे तो बोर्ड तो आ ही रहा है डेफिनेटली। हमारे सर ने भी एक मतलब किसी ने बोला था कि अगर आप बुर्ज खलीफा मतलब चढ़ जाओगे तो आप मतलब एक 5 माले की बिल्डिंग को तो चढ़ ही सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली। अब 2-3 चीजें बेटा आज के टाइम में देखो, बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन का क्रेजीनेस मैंने बहुत बच्चों में देखा है, और शायद कहीं ना कहीं वो उनको इनिशियली बहुत फैसिनेटिंग लगता है और बाद में जाके वो उनको डिस्ट्रैक्शन का बहुत सोर्स एक वजह बन जाती है। तो क्या लग रहा है, ये ऑनलाइन चीजें करके चीजें हो सकती है, या ऑनलाइन अगर बच्चा अवॉइड करके फोकस होके मेंटर्स के साथ, फैकल्टी के साथ में कनेक्ट होकर अगर करे तो कौन सा बेस्ट वे रहेगा? मतलब सही है, हमने किसी ने भी सोशल मीडिया एंड ऑल ऑनलाइन कोई चीजें का यूज नहीं किया था। मतलब कभी कभी कोई चीज हमें गूगल में सर्च करनी है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। पर अगर कोई सोशल मीडिया इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उन कोई चीजों में हम इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि वो हमारा ज्यादातर दिन का टाइम ले लेते हैं, क्योंकि हमारी 10 आवर्स की तो स्कूल होती है। उसके बाद अगर हमारे पास 4 to 5 आवर्स अगर हमारे पास बच रहे हैं, तो उसमें भी अगर हम उसका यूज करेंगे तो हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं रहेगा और मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी। तो हमने तो उनको अवॉइड किया था। गूगल का यूज करते थे कभी कभी, कुछ चीजें हमें जाननी है तो, पर वैसे हम सोशल मीडिया से हमेशा से दूरी बना के रखी है एंटायर जर्नी के दौरान। हाँ। ये 2 साल की जर्नी के दौरान डिसिप्लिन, फैमिली में फंक्शन आते हैं, बाहर जाना है और पढ़ाई का आपके टास्क पेंडिंग पड़े और हम उनको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ सोसाइटी के अंदर, आज हम सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में फंक्शन होते रहते हैं और हमें जाना भी पड़ता है। तो क्या लगता है इस पूरी जर्नी के 2 साल के पूरे सफर में आपने इन चीजों को कैसे मैनेज किया? मतलब उसके लिए हमें अपने आप को स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। मतलब पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं बाद में, पर पहले तो आपको ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी कहेंगे, आपको मनाएंगे कि चलो ना बेटा, हमारे इनकी शादी है, उसके साथ शादी है। मतलब उनको भी बुरा लगता है कि हम आए नहीं है, पर वो भी एक चीज है। पर अगर हमें कुछ पाना है
तो हमें उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। लाइक कि हमारे पेरेंट्स बाहर खाने जा रहे हैं तो उनको बता देने का कि आप वहां से पार्सल लेके आना, हम तो यहीं पे ही रहेंगे। तो लाइक हमें बाहर निकलना ही नहीं है, तभी मतलब कुछ हो सकता है। अगर हम घर से बाहर निकले तो हम दूसरी और वहाँ की मायावी चीजों में पड़ जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं है कि जो आपका पर डे का जो टास्क है वो तो जो आपको करना है, मतलब अगर आप थोड़े से भी इन्वॉल्व हुए छोटे से भी टाइम के लिए, पर वो कब टाइम आपका कंज्यूम करेगा पता भी वो नहीं एक आवर का टाइम आपके बहुत सारे आवर्स ले लेगा अगर आप Okay. एक आवर के लिए भी गए हो तो। आपका जो रूटीन के जो टास्क थे वो क्या थे? थोड़ा सा अपना रूटीन एक बार डिस्कस करो। जो हालांकि हर बच्चे का अपना अपना रूटीन होता है, बट फिर भी आप अपना रूटीन जो आप फॉलो करते हैं वो क्या था, एक बार बताएं। मैं तो पहले मतलब रात को वैसे जागती नहीं थी, रात को मतलब जल्दी सो जाती थी स्कूल को आने के बाद। फिर सुबह आई थिंक 2 बजे 3 बजे से उठ के फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। 7 बजे फिर स्कूल पे जाकर फिर 4-5 बजे पहुंचते थे घर पे। उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग जाते थे खाना वाना खा के, और फिर से सो जाते थे खाना खाए बिना या खा के। ऐसे मतलब पूरे दिन पढ़ाई चलती थी। पर उसके बाद हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, रात को नहीं ऐसे जागना है। मतलब तुम 11 बजे सो जाओ 5 बजे उठ जाओ। वही मतलब जो साइकिल डेली सबकी जो होती, मतलब नेचर से अलग नहीं जाना है, हमें नेचर के साथ ही चलना है। मतलब तो फिर उसी दिशा में चलना है। आप उसके बाद हमारी जो मार्क्स थे उसमें भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया। तो हमारे टीचर्स की बात भी सही थी, लाइक कि जो नेचुरल रूटीन होता है 11 बजे सो जाना है 5 बजे उठ जाना है, तो नेचुरल रूटीन ही फॉलो करना चाहिए। वो मेरी एक भूल थी, पर ठीक है, अल्टीमेटली चीजें हो ही गई है। देखो रूटीन जो एक ऐसी चीज है ना कि ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। हर एक बच्चों का लर्निंग हैबिट अलग अलग होता है। कोई नाइट में पढ़ना पसंद करता है तो कोई अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद करता है, तो ये सबका डिफरेंट हो सकता है। बट पॉइंट ऑफ जो मेरा जो ध्यान आपकी तरफ खींचना वो ये है कि सबसे पहले चीज है कि हर दिन के टास्क को पूरा करना, चाहे घड़ी में क्या बज रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज का जो मेरा टास्क था, जो मुझे कंप्लीट करना था, मुझे जो होमवर्क कंप्लीट करने थे, जो मुझे रिवीजन करना था, वो इम्पोर्टेंट था, तो वो आपने किया। अगला मेरा प्रश्न बेटा मैत्री आपसे ये है कि हमारी एमटी के कैलेंडर फिक्स होते थे कि भैया हमारी एमटी है, हमारी डीपीपी है, हमारे जो टेस्ट होते हैं। तो एक मैंने बच्चों को अक्सर देखा है कि बच्चे क्या होता है कि कल एग्जाम है तो रात भर उनको घोंकना चालू कर देते हैं, मतलब खाओ और पेपर में वॉमिट करके आ जाओ। ये एक बड़ा कल्चर में 3 बच्चों में देख रहा हूँ। जब टेक्निकली होना चाहिए मेरी समझ के अकॉर्डिंग कि आपको उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना, रूटीन में वो टाइम डालो कि आपका रूटीन वर्क करो प्लस सेल्फ स्टडी करो उस एग्जाम के लिए, ताकि वो एग्जाम के टाइम आपको अलग से टाइम की जरूरत नहीं पड़े। तो ये इसको आपने कैसे किया था, आपका कैसा आपका रूटीन रहा था इस चीज को लेकर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में? ओके, हमारे हर वीकली मंडे को हमारी 6 आवर्स की एग्जाम रहती थी, जिससे हमें मतलब वो हैबिट पड़ जाएगी। लाइक 6 आवर के एग्जाम जो एडवांस के एग्जाम में होते हैं उस तरह से हमें भी हैबिट पड़े बैठने की। इस वजह से हमारे स्कूल में 6 आवर की एग्जाम का मतलब वो शेड्यूल था, तो हर मंडे को होता है। तो हमारे रूटीन में वो आ ही गया था कि हाँ भाई मतलब ये प्रिपरेशन करनी है, ये करना है। तो हम जब बस में जाते थे, ऐसे हमारा जो रूटीन था उसमें हम हमारे जो शॉर्ट नोट्स होती थी उसको रिवाइज करते रहते थे। तो मतलब एग्जाम के अगले दिन हमें पढ़ना तो पड़ता ही था, पर लाइक शॉर्ट नोट्स जो हमने बनाई होती थी उसको ही रिवाइज कर देते थे। कुछ लोग जो मतलब ऐसे रट्टा मारते ऐसे नहीं, पर हम ऐसे सिर्फ एक बार ब्रीफिंग कर लेते थे कि हाँ हमने जो बनाया है पूरे वीक में जो पढ़ाई की है उसको एक बार गो थ्रू कर लें। यानी कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट और आपका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना, कंटेंट फैकल्टी जो कंटेंट पढ़ा देती है उसके बाद हमें उसे रिवाइज करना है और उसमें से जो काम की चीजें जो आपको लग रही है उसको एक्सट्रैक्ट कर देना और उसका एक ब्रीफ नोट तैयार कर लिया है, उसको अपने फ्री टाइम उसको रिवाइज करते रहना। बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बट आप सबके लिए कि हमें रिवीजन, देखो अक्सर के देखो लास्ट एग्जाम के टाइम में सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप अपनी फ्रेमिंग अगर बनाते हो तो वो ज्यादा बच्चों के लिए इजी हो जाती है। मेरा अगला सवाल बेटा ये है कि आज अगर हम बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो बहुत बच्चे बहुत सारी बुकें इकट्ठी कर लेते हैं, मतलब पब्लिकेशंस के मैं नाम बताऊं तो इतनी सारी बुकें इकट्ठी कर लेते हैं, वो अलमारी में सी पड़ी रहती है, कभी खोल के देखते तक नहीं है। तो वशिष्ठ का जो स्टडी मटेरियल है उसने कैसे आपको सपोर्ट किया? मतलब कंप्लीटली हमारे टीचर्स हमें मतलब टाइम पे देते थे, एक साथ में सब कुछ नहीं दे दिया था। मतलब जो भी चैप्टर्स आ रहे मतलब उसके टाइम पे हमें उसके नोट्स दे देते थे, उसके मॉड्यूल्स दे देते थे, उसकी जो नोट मतलब कुछ भी प्रैक्टिस शीट्स होती है वो सब कुछ हमारे टीचर्स दे देते थे, उसके वही हम सॉल्व करते रहते थे। कोई एक्स्ट्रा बुक जो सर ने हमें सजेस्ट की है वो भी एक्स्ट्रा में हम सॉल्व करते थे, पर टीचर्स ही बताते थे कि आपको ये करना है तो हम वो करते जाते थे। थ्रू आउट टीचर्स की गाइडेंस में रहोगे तो भैया सेट हो जाओगे, मतलब वो जो कह रहे वही मतलब पत्थर की लकीर मान के हमें सॉल्व करना है।
वेरी गुड। अब दो तीन चीजें बेटा और भी है, जैसे कि इस जर्नी के दौरान बच्चों के माइंडसेट में होता है कि भैया A1 ग्रेड, A1 ग्रेड, A1 ग्रेड लाना है, A1 ग्रेड लाएंगे। तो मेरे कुछ दो तीन पॉइंट्स है इसमें। A1 ग्रेड इम्पोर्टेंट है या सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मेरा अक्सर बहुत पेरेंट्स से भी मैं मिला हूँ, तो उनका होता है कि नहीं नहीं सर, हमारा बच्चा तो पहले A1 ला के या दिखाएगा, फिर IIT में हम उसका देखेंगे। तो आई थिंक, क्या लग रहा है आपका 12th का क्या स्कोर था? क्या आप A1 ग्रेड में थे, नहीं थे, क्या था? और फिर आप बताओ कि क्या कैसी चीजें डिस्कस होती है। मेरे 12th में 87% थे, मतलब A1 में थोड़ा बहुत रह गया 3% जितना, पर A1 का मतलब मेरी नजर में, और मतलब जो हम देख रहे हैं उस अभी का जो सिनारियो है उसके हिसाब से A1 का अभी तो कोई मूल्य नहीं। A1 हमें 10th में लाना था, हमने ला दिया। अगर नहीं लाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, A1 नहीं आता तब भी सिलेक्शन तो हो ही सकता है IITs में। एक हमारा बड़ा सा अभी हमने एक नया सा कोट्स बनाया है, मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि A1 ग्रेड तो हमने नहीं मिला, पर IIT में हमने सिलेक्शन ले लिया। तो एक बड़ा सा कोट है, अच्छा किया सिलेक्शन वशिष्ठ में लिया। तो कहने का मतलब सिंपल ही है कि आज एक पेरेंट्स के मन में क्वेश्चंस रहता है कि यार A1, तो मैं आपको बता दूं, A1 इस बात को इंडिकेट करता है कि बच्चा मेहनती है, बच्चा मेहनत करना जानता है, पेरेंट्स खुश रहते हैं, सराउंडिंग में 4 दिन वो सब खुश रहते हैं, पर अल्टीमेटली तो क्या इंपॉर्टेंट था? सिलेक्शन, वो भी तो 1-2 दिन के लिए। एग्जैक्टली तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, और सिलेक्शन के लिए बॉस आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, तभी अल्टीमेट रिजल्ट आने वाला है। इस पूरी जर्नी के दौरान कहीं ना कहीं बच्चे को JEE लेवल की एग्जाम, JEE के एग्जाम के टाइप के क्वेश्चंस या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करें अपन, तो इस पूरी जर्नी के दौरान और लास्ट मोमेंट पे कितने पेपर दिए और कितने पेपर देने चाहिए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बेटा इसके अंदर? मतलब हमारे पूरे 2 साल में, मतलब जब तक हमारा सिलेबस चल रहा था तब के अगर पेपर की बात करूँ तो लाइक हमने अराउंड 150 प्लस पेपर तो दे दिए थे तब तक ही, JEE लेवल के पेपर्स। और उसके बाद भी अगर देखें तो 1 वीक में 3 to 4 पेपर्स, और लास्ट में तो जब हमारी एग्जाम थे उस नजदीक में तो हर रोज पेपर देते थे, मतलब रोज, मतलब हमारी वो ऐसी प्रैक्टिस हो गई थी, अगर एग्जाम देने गए तो लग नहीं रहा था कि आप कुछ नया कर रहे हैं, मतलब हर रोज कर रहे थे, वही कर रहे थे। यानी कि JEE का एग्जाम आपका रूटीन एग्जाम था, कोई स्पेशल उसको प्रायोरिटी नहीं थी, भाई हम तो एग्जाम घर पे दे ही रहे थे, स्कूल में दे ही रहे थे, बस वो एक पेपर वहां है, वहां जाके दे के आना है। और देखो कहीं ना कहीं ये चीजें है ना, ये पेपरों का लेना, ये रूटीन में पेपर लेना, ये बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर वो बाहर दिखता नहीं, पर एक बच्चे के लेवल में एक साइलेंट प्रेशर होता है, यार नहीं मुझे अच्छा करना है करना है करना है, तो उसे वो पैनिक चीजों माइंड को डिस्टर्ब कर लेती है। और एग्जाम के जो मेन 3 आवर और जो 6 आवर का 2 पेपर है, उसके अंदर आपका एक्टिवली इसमें रहना बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हमारा डेली जो क्लॉक होता है वो भी हमें सेट करना पड़ता है, जो भी हमारा टाइमिंग है उसके हिसाब से। यानी एग्जाम का टाइम में ही एग्जाम देना जो वहां आप देने वाले हो, नहीं तो कई बार क्या ये एग्जाम आफ्टरनून की एग्जाम्स होती हैं और इवनिंग के एग्जाम्स होते हैं, तो बच्चा उस फेज में नॉर्मल रेस्ट करता है स्कूल में, या घर में बच्चा रेस्ट करता है, तो कहीं उसको दिक्कत ना हो, तो वो लास्ट मोमेंट पे टोटली उन्हीं शेड्यूल में एग्जाम देना, और मोर देन आई थिंक 50 एग्जाम्स आप लोगों ने दे दियो कि लास्ट मोमेंट पर, तो ज्यादा दे दियो। इतने एग्जाम्स देने के बाद ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सिलेक्शन कराने के लिए मेन रोल है आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि एग्जाम कौन देने वाला है? फैकल्टी तो देनी नहीं है, देना किसको है? बच्चे को ही देना है। तो वो एग्जाम का कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप रेगुलर जो भी एग्जाम्स ली जाती हैं उन एग्जाम को सीरियसली दें, और उस एग्जाम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उसमें परफॉर्म करें, उसमें आने वाले मार्क्स और उसका एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस का कैसा क्या रोल रहा, कितना जरूरी लगा आपको एनालिसिस करने के लिए? मतलब एनालिसिस नहीं किया तो पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर दिन में 3-4 पेपर दे दिए या फिर एक पेपर देके उसको अच्छे से एनालाइज किया तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो फार बेटर देन कि दिन में 3-4 पेपर दे दिए। एनालिसिस ही सब कुछ, उससे हमें लाइक जो भी गलती हुई है, क्या मतलब नया कुछ जानने को मिला, सब कुछ उसमें ही कवर हो जाता है। पेपर में देने के बाद क्या है कि इससे थोड़ी 2 चीजों की क्लैरिटी आ जाती है कि भैया मेरा टॉपिक कौन सा वीक है और मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए। अदर रेदर देन बच्चा क्या होता है, जो उसे आ रहा है उसे बार बार वही पढ़ रहा है, हाँ। और उसे पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्टली मेरा टॉपिक मुझे क्या पढ़ना चाहिए और मुझे क्या अभी इसमें
नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना ये भी मैटर करता है कंपटीशन के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सब कुछ तो आप नहीं पढ़ सकते। सब कुछ नहीं पढ़ सकते। हमारा जो वीक टॉपिक है हमें उसकी भी एक अलग से नोट्स बना के रखनी पड़ती है। हाँ ये वीक टॉपिक्स है, उसको चेक करते रहना पड़ता है कि हाँ ये हमने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। बेटा मैत्री, इस पूरी जर्नी के अंदर कहीं ना कहीं आपने जो मेहनत की है और आपके जो एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोई अगर हम कोई ट्रेवलिंग करते हैं और हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो हमने वो जर्नी जी है, हमें पता है उसके बैड एक्सपीरियंस क्या है, उसके गुड एक्सपीरियंस क्या है। तो जो आपके जूनियर्स हैं, जो अभी 11th में है, 12th में है, या फिर जो 10th में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो सोचते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मतलब अभी आप जो 10th कंप्लीट करके अगर 11th में जा रहे या फिर अभी आप रियली रिसेंटली 11th और 12th में हो, तो मैं आपको यही बात बताना चाहूंगी कि किसी जो भी क्लियर करे किसी को भी नहीं पता होता कि उसका आईटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और मेहनत करना आपके हाथ में है। आप डेली प्रोकास्टिनेट, अपने वर्क को प्रोकास्टिनेट मत करो कि अभी मैं कल करूंगी, परसों करूंगी। डेली का रूटीन, रोज का काम रोज करो और हर रोज करो। मतलब अपने डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी लाओ, और मतलब कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना है। मतलब हर रोज अपना काम रोज करते रहना है। और मतलब किसी को मतलब वो कॉन्फिडेंस, जब तक जोसा का रिजल्ट नहीं आता तब तक किसी भी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे ये आईआईटी में ये ब्रांच मिल जाएगी। तो मुझे भी अब तक कभी तक लगा नहीं था कि हाँ, मतलब वो मन में रहता है, वो ड्रीम जैसा तो रहता है कि हाँ आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है। हम भी 1 साल पहले ये ऐसे ही पॉडकास्ट देख रहे थे, किसी के वीडियोस देख रहे थे, आईआईटी बॉम्बे की वीडियोस देख रहे थे। पर सिर्फ सपने देखते जाओ और उसके लिए मेहनत करते जाओ, आपका भी हो जाएगा। अगर मेरा हो गया है तो आपका भी हो जाएगा। ओके, तो आप सभी बच्चों ने अपने मैत्री को सुना। 2-3 चीजें आपको क्लियरिटी से रखनी पड़ेगी, और मैं थोड़ा बताऊं पर्सनली। तो जब मैं मैत्री के घर पे आया तो मैंने इनका लैपटॉप देखा, वहाँ भी क्लियर था आईआईटी बॉम्बे, और मतलब मैंने पहले भी इनसे डिस्कस किया था, तो एक क्लियर थी वो इमेज। और वो जरूरी है, जब तक आप उस चीज को जीना शुरू नहीं करोगे वो आपके सराउंडिंग में नहीं आएगी। और एक कहते हैं ना, जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत मेहनत की और बहुत ईमानदारी के साथ अपने पूरा अपना 100% आपने इसमें पूरा अपने आप को झोंका है, तब जाके आज ये रिजल्ट है। तो बेटा मैत्री, ये थी आपकी यहाँ तक की जर्नी। अब आगे आईआईटी बॉम्बे में तो आप पहुंच गए, अब आपका जीवन का क्या लक्ष्य है? अभी वहां पे जाके एक्सप्लोर करेंगे कि हमें क्या क्या चीजों में जाने का इंटरेस्ट है। अभी मेरा कोडिंग में भी ज्यादा इंटरेस्ट था, अभी फाइनेंस साइड भी ज्यादा इंटरेस्ट है। देखते अभी कौन सी फील्ड ज्यादा बेटर है, उसके आगे हम वहां पे जाके कुछ अपना स्टार्टअप कर सके या फिर कोई जॉब ले सके। देखते अभी वहां पे जाके पता चलेगा कि हम और कौन सी फील्ड बेटर होगी हमारे लिए। अच्छा, एक मेरा प्रश्न बेटा आपसे है कि इस पूरी जर्नी के दौरान हमेशा पेरेंट का, टीचर्स का, स्कूल के सिस्टम का, तो 1 बाय 1 करके बताओ कि इन सब चीजों का भी बहुत जरूरी होता है। फैमिली के साथ मम्मी पापा का पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स का पेरेंट्स, उनका सपोर्ट, उनका गाइडेंस। तो मम्मी पापा के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब पूरी जर्नी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट आते हैं कि जब मतलब पूरा एकदम लो फील होता है कि अभी कुछ नहीं आगे हो सकता, अब सब खत्म हो गया है। तो तभी हमें अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के मतलब ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल बातें करते करते तो वो थोड़ा माइंड जो होता है वो मतलब साइकोलॉजिकली हमारे डिस्टर्ब जब हो जाता है, तो वो हमें उसमें से निकालने के लिए हमें पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए। हर रोज जो हो रहा है उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो वो हमें उसमें ज्यादा देते हैं कि सपोर्ट करते हैं कि हाँ अब ये हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और फिर ऐसे मतलब वो ऐसे सपोर्ट करते रहते हैं। तो पेरेंट्स का मतलब पूरा मतलब पेरेंट्स, मेरा भाई है, सबका वो सपोर्ट रहता है कि हाँ वो लोग है तो हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका एक सपोर्ट होता है तो अच्छा रहता है। एंड अपने स्कूल की तरफ से अपने प्रिंसिपल सर है, एंटायर टीम जो है, तो उनका कैसा मेंटोरशिप को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेंटोरशिप बहुत जरूरी होती रहता है स्टडी के अलावा भी, कहीं ना वो तो मैटर करता है, बट वो भी एक मोरल सपोर्ट के लिए काफी इम्पोर्टेंट। तो वो उसको आप कैसे आपको फील हुआ? हमारे जो प्रिंसिपल सर थे मतलब टाइम टू टाइम मतलब हमारे क्लास में आके हमें वो मतलब जस्सा देके जाते थे। शुरुआत में पहली बार आए तभी बोला था कि सबको आईआईटी बॉम्बे में लेके जाना है। मतलब वो सब वो जो मोरल सपोर्ट होता है, हम
बारी बारी हमको कुछ ऐसे दे जाते थे, कुछ अच्छे पॉइंट दे जाते थे, लाइक गन बातें जो वर्ड था वो भी हमारे सर ने हमें दिया था। लाइक वो सब जो है वो हमारी सिस्टम हमारे लिए जो करती थी, हमें मोटिवेट करती थी। हमारे जो टीचर्स थे स्पेशली, वो तो हर रोज हमें लाइक मोटिवेट करते ही रहते थे। उनकी डांट में भी हमारी वो जो थी खुशी, हमारी खुशी छुपी हुई थी। मतलब वो भी डांटते थे, पर ऐसे ही होता रहता था। टीचर्स बहुत ही सपोर्ट करते थे हमें। और लास्ट में जितने भी इस जर्नी के दौरान टीचर्स आपसे कनेक्ट हुए, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? टीचर्स के बारे में अगर बताऊं तो मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे जो डाउट्स होते थे, लाइक हमारी एग्जाम खत्म होती थी, उसके बाद अगर हम घर पर पहुंच गए, अगर पूरे दिन एग्जाम चलती थी, उसके बाद हम जब भी घर पे आते थे, पेपर देखते थे, हाँ यही डाउट्स है, अगर हम सर को फोटो खींच के भेज देते कि सर ये डाउट है, सर हमें ऑनलाइन भी मतलब एट द पॉइंट हमें सर आंसर देते थे। तो मतलब सर ने हमें घर पे भी घर जाने के बाद भी हमें उतना सपोर्ट किया है कि हाँ ये डाउट है इसका ये आंसर है, ये डाउट है इसका ये आंसर है। तो वहां पे भी स्कूल में भी लाइक हमारे टीचर्स ने हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है कि ये डाउट है, ये कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, फिर से लास्ट में अगर सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन जो चलता है, टीचर्स ने हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। तो उसके साथ में बताना चाहूंगी कि हमारे जो फ्रेंड्स थे, तो फ्रेंड्स का भी बहुत ही अच्छा मोरल सपोर्ट रहता है हमें। जब भी कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि बहुत ही हम डाउनफॉल में है, तब हमारे फ्रेंड्स भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली ये पूरी आपने जर्नी को, जो मैत्री जर्नी थी, आपने इनको सुना। एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, ये आपको इसमें से क्या समझ आना चाहिए? रोल नंबर 1, एज ए पेरेंट, खाली अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपने स्कूल में बच्चे को डाल दिया और टीचर को सौंप दिया वो करें, नहीं, जितना सपोर्ट पेरेंट्स और टीचर्स और सिस्टम, अगर जब तीनों मिलते हैं ना, तब रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। और वशिष्ठ परिवार का बहुत बहुत ही एक परफेक्ट नियम है, मतलब एक सिस्टम बनी हुई है कि इन तीनों को एक प्रॉपर वे में इंटीग्रेट करके रखना। तो कहीं ना कहीं वशिष्ठ परिवार का पूरा सिस्टम मिलकर इन बच्चों के पीछे मेहनत करता है और इन बच्चों के सपनों को हकीकत में पहुंचाने के लिए हर वो चीज करता है जो उनके लिए जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वशिष्ठ परिवार का जो पूरा सिस्टम है, लाइक एक्सपर्ट मेंटोर्स, यहाँ की एग्जाम की सारी सिस्टम, उनका स्टडी मटेरियल से लेकर पूरा डिसिप्लिन और पूरा सिस्टम, जिसकी वजह से इस प्रकार के मैत्री जो हमारी लाडली बेटियां हैं, जैसे इनने 10वीं क्लास में इनके टीचर ने इनको सपना दिखाया था, इनने उस सपने को जिया और आज वो IIT बॉम्बे में है। तो एक गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर इतनी बड़ी देश और दुनिया के टॉप IIT कॉलेज में जाना हर किसी के लिए सपना है, पर आपने सपना सच कर दिखाया। वशिष्ठ परिवार हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। आगे अपने करियर के अंदर आप और आगे बढ़े और आने वाले टाइम में देश और दुनिया को लीडिंग रोल पर आप प्ले करें, उसके लिए वशिष्ठ परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी हमारी पूरी वशिष्ठ टीम को और उसके साथ में हमारे टीचर्स और स्पेशली मेहुल सर, जो मतलब हमें पूरा मतलब मोटिवेट करने के लिए आते थे क्लास में कई बार, और मतलब जब भी हम मिले और सर क्लास में कई बार कहते भी थे कि आप सभी को हमें IIT बॉम्बे में ट्रैवलर लेके हमें सबको एक साथ में जाना है IIT बॉम्बे में। तो उनकी बातें ने भी हमें बहुत इंस्पायर किया था। और थैंक यू टू ऑल वशिष्ठ टीम, आवर टीचर्स, आवर प्रिंसिपल सर, एडवाइजर सर एंड ऑल आवर टीम टू ब्रिंग मी टू फ्रॉम स्कूल टू IIT बॉम्बे। थैंक यू। वशिष्ठ है तो विश्वास है। 12th में A1 नहीं मिला पर IIT बॉम्बे मिला। अच्छा किया, एडमिशन वशिष्ठ में लिया। थैंक यू सो मच।